की रे अनिलवा, लाश को गलाएगा कि जलाएगा? कुछ बोल ही नहीं रहा है दोनों प्राणी। अरे जिसको जाना था वो तो चला गया, अब चिंता करने से कौन चीज होगा। अरे आगे के बारे में सोचो। नमस्कार, आइए सुनते हैं अरविंद कुमार भरगामा के द्वारा लिखित कहानी कफन। वाचन अरविंद कुमार भरगामा अररिया का ही है। भरगामा महतो टोली के जागेन महतो जब इस नश्वर संसार से शरीर त्याग कर स्वर्ग सिधार गए तो उनके छोटे बेटे अनिल महतो पर मानो पहाड़ टूट पड़ा। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। गरीबी के कोख से जन्मे जागेन महतो गरीबी की मिट्टी में पला बढ़ा और अंत में गरीबी की फटी चादर ओढ़कर समय से पहले ही जिंदगी को अलविदा कह दिया। उनकी पत्नी अमला देवी का पहले ही स्वर्गवास हो चुका था। पत्नी के जाने के बाद जिंदगी के अकेलापन को ही जागेन महतो ने अपनी महबूबा बना लिया, मगर दूसरी शादी नहीं की। जब तक शरीर ने साथ दिया, जागेन महतो शरीर धुनकर बच्चों की परवरिश की, मगर जब बच्चे जवान हो गए तो वे लोग अपने घोंसले को छोड़ वक्त के बेपरवाह पंछी की तरह अपनी उड़ान ऊंची कर ली। बड़ा लड़का बेचन महतो पत्नी बच्चा समेत प्रदेश में रहा करते थे। छोटा अनिल महतो गांव में ही मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण किया करता था। जब मजदूरी मिल जाती तो अनिल के परिवार को भरपेट भोजन मिल जाता था, मगर कभी कभार मजदूरी नहीं मिलने पर उन लोगों को भूखा भी सोना पड़ता था। जागेन महतो इन्हीं लोगों के साथ गांव में रहा करते थे, जिनका रात निधन हो गया था। सड़क के पश्चिम मचान पर मैले कुचेले भोटिया में जागेन की लाश लिपटी पड़ी थी। उस वक्त अनिल के पास कफन तक के पैसे नहीं थे। उनका शरीर शून्य पड़ गया था। हालांकि टोले के कुछ लोगों का आना जाना लगा था, मगर कुछ लोग इस वजह से भी उनके पास नहीं फटकते थे कि कहीं अनिल पैसे की मांग न कर दे। पैसे वाले के पास ही पैसा आसानी से पहुंचता है। जहां किल्लत है वहां कलयुग की धन लक्ष्मी नहीं पहुंचना चाहती। सज्जन महतो, की रे अनिलवा, लाश को गलाएगा कि जलाएगा? कुछ बोल ही नहीं रहा है। अरे कुछ तो बोलो दोनों प्राणी। अरे जिसको जाना था वो तो चला गया, अब चिंता करने से कौन चीज होगा जी। अरे आगे के बारे में सोचो। अनिल, हो सज्जन भैया, बेचन भैया को फोन किया है। भैया बोल रहे हैं हम पंजाब से आ रहे हैं, जब हम आ जाएंगे तब लाश उठाना। सज्जन, भाग बुड़वा कहेगा, तब तक में लाश को सराएगा। कौन पता है बेचना का कि वो आएगा कि नहीं आएगा। सज्जन ने नाक भौं सिकोड़ कर कहा, तो ठीक है भैया, जैसा आप लोग उचित समझे। अनिल ने भारी मन से कहा। टोले के लोगों का काफी हाथ पैर जोड़ने के बाद बड़ी मुश्किल से अनिल ने कफन और लकड़ी का बंदोबस्त किया। लाश उठाई गई। मुखाग्नि अनिल ने ही दिया। कुछ दिन बाद रीति रिवाज के अनुसार मृत भोज के मामले को लेकर टोले की एक बैठक बुलाई गई। रामधारी बैठक में, देखो अनिलवा, हम लोग जानते हैं तुम्हारी स्थिति पहले से ही खराब है, इसलिए तुम्हारे ऊपर कोई दबाव नहीं है। अब फैसला तुम्ही को करना है कि 3 सांझ भोज देगा या कटिहारी के 11 आदमी को ही भोज देकर क्रियाक्रम संपन्न करेगा। धनपत चिढ़ते हुए, अरे रामधारी भाई, क्या बोल रहे हैं आप? हिम्मत से सब कुछ होता है। निर्धना तो अनिलवा से भी बेसी गरीब है, लेकिन देखे 3 सांझ कड़कड़ा के भोज दिया। ठीक है, बेचारा गरीब था, अरे भाते दल का भोज किया, लेकिन क्या न हो।
धनपत ने रामधारी के सहानुभूति वाले वाहन के ऊपर हिम्मत वाला बाण चलाना शुरू किया। जितनी मुंह उतनी बातें। बैठक में सबकी राय अलग अलग थी। अनिलवा की पत्नी रामगंज वाली चिंतित मुद्रा में टाट के बगल में घोग ताने पंचों के वार्तालाप को सुन रही थी। दुख के आंचल में दुख की एक और सौगात आने की आहट मात्र से ही रामगंज वाली के रोंगटे खड़े हो रहे थे। खैर, काफी देर की खींचतान, स्वर्ग नरक की बातें, अगत्ती रहने का डर व तमाम रीति रिवाज के बीच अंततः अनिलवा भोज देने पर राजी हो ही गया। रामगंज वाली तुनकते हुए अपने पति अनिलवा से, घर में भोजी भांगने चौराहा पर नाच, कौन चीज से भोज कीजिएगा? कौन बाप दादा का संपत्ति है जिसको बेचकर भोज कीजिएगा? बाप रे बाप, भर रात तोता मैना की तरह कोरिया को समझाए कि एको ठिन रिगड़ी हो जाइएगा कि भोज नहीं दे पाएंगे, मगर ये मुझौसा सब बात भूल गया। रे बाप, अब जो लिख रहा है वो तो भोगना ही पड़ेगा। अनिलवा मुख दर्शक बनकर रामगंज वाली के बातों को सुन रहा था। उसे लग रहा था मानो जुए में वो अपना सब कुछ हार आया हो। रामगंज वाली हाथ मुंह चमकाते हुए अपनी तीखी वाणी से अनिलवा पर लगातार प्रहार करती जा रही थी। खैर, होनी को कौन टाल सकता है। 2 रोज बाद नखवाल का पहला भोज शुरू हुआ। दोनों पति पत्नी ने मदद के लिए पूरे महतो टोली का खाक छान मारा, मगर भोज के लिए किसी ने उसकी मदद नहीं की। टोले में जिसके आगे दोनों हाथ फैलाते वे लोग अपना ही रोना रोने लगते थे। हालांकि टोले में रईसों की कमी नहीं थी, मगर उस वक्त सब अनिलवा और उसकी पत्नी से कन्नी काट रहे थे। थक हार कर किसी के कहने पर दोनों प्राणी ने अपने टोले से 5 किलोमीटर दूर शर्मा टोली के जिला परिषद मुस्तफा जी के यहाँ भोज के लिए रुपए की मदद मांगने निकल पड़े। रात में नखवाल का भोज था और दोपहर तक उन दोनों के हाथ में एक भी पैसा नहीं आया था। दोपहर के 2 बज रहे थे। पेट्रोल पंप चौक से होकर दोनों प्राणी भारी मन से मुस्तफा जी के यहाँ जा रहे थे। शायद ये मदद मांगने का आखिरी घर था। दोनों की स्थिति काटो तो खून नहीं वाली हो गई थी। सहसा पेट्रोल पंप पर संदीप की नज़र इन दोनों पर पड़ी। संदीप अनिलवा का पड़ोसी था। वह अनिलवा की परेशानी को समझ रहा था। उसके अंदर मदद करने की भावना उफान मार रही थी, मगर वह लाचार था। कमोबेश उसकी स्थिति भी अनिलवा की ही तरह था। संदीप अनिलवा के साथ ही मजदूरी किया करता था। संदीप अनिल से, कहाँ जा रहे हो? अनिलवा, जिला परिषद के यहाँ कुछ मदद मांगने जा रहे हैं। संदीप, अपने टोले में किसी ने कुछ मदद नहीं किया? अनिलवा, नहीं। संदीप, लौटिए, जिला परिषद के यहाँ नहीं जाना है, चलिए टोला पर, मैं कुछ कोशिश करता हूँ। आत्मसम्मान से बड़ा गहना कुछ भी नहीं होता। आज वही गहना गिरवी होने जा रही थी। संदीप के कहने पर दोनों प्राणी वापस घर लौट आया। साथ में संदीप भी था। संदीप अनिलवा के आंगन में बैठकर टोले के ही कुछ लोगों को फोन मिलाने लगा। संदीप, हेलो रविंदर भैया। दूसरी तरफ से आवाज आई, हाँ। संदीप चिंतित भाव से, जुलूम होने वाला है रविंदर भैया। रात में अनिलवा के यहाँ नखवाल का भोज है और अभी तक कोई बंदोबस्त नहीं हुआ है। ये दोनों प्राणी शर्मा टोली के जिला परिषद के यहाँ पैसा मांगने जा रहा था। हम लौटाए हैं इन दोनों को भैया। बताइए कितना बड़ा बेइज्जती होता। क्या सोचता लोग कि अपना लोग का इतना बड़ा टोला है और एक गरीब का क्रियाक्रम भी नहीं हो पाया। धन दौलत से संपन्न रविंदर जी, जो थोड़ी देर पहले अनिलवा की मदद मांगने पर अपना दुखड़ा रो रहे थे, संदीप की बात सुनकर अचानक उसका स्वाभिमान किसी नाक की भांति फन जोड़कर खड़ा हो गया। रमेश,
अरे काहे गिलास फेंक दिए मर्दे? रविंदर, नहीं, हटाओ ये सब, आप नहीं पिएंगे, चलो मेरे साथ। रमेश, कहाँ? रविंदर, अनर्थ हो जाएगा, अनिलवा का भोज करवाना है। रविंदर ने मोर्चा संभाला तो देखते ही देखते सारी तस्वीर बदल गई। संदीप की पहल ने रंग लाया। रविंदर चावल का बोरा लेकर अनिलवा के घर पहुंचा। मदद की भावना रखने वाले लोगों ने जब रविंदर और संदीप की पहल देखी तो उन लोगों ने भी अपने अपने तरीके से मदद करना शुरू किया। कुछ ही देर में अनिलवा का आंगन चावल, दाल, तेल, आटा तथा सब्जियों से भर गया। अनिलवा दोनों प्राणी ये सब देखकर अचंभित थे। भाग दौड़ भरी जिंदगी, दिन प्रतिदिन जलन, नफरत के आगोश में समाते लोगों ने बरसों बाद समाज का यह मदद वाला रूप देखा था। देखते ही देखते शानदार भोज का आयोजन हुआ। लोगों ने 3 सांझ के भोज का रसा स्वाद लिया। इस भोज की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि इसमें सामाजिक प्रेम का मसाला डाला गया था। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे अरविंद कुमार भरगामा अररिया के द्वारा लिखित कहानी कफन। वाचन अरविंद कुमार भरगामा अररिया का ही था। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब कर ऑल बटन दबाएं ताकि मैं इसी तरह की कहानी आपकी सेवा में लाता रहूं। जय हिंद।